Hello students, once again welcome back to YouTube channel of Winsome International School. I am Shali Dhiman and I am once again back with the third chapter of class 10 science, that is metals and non-metals. तो आज के सेशन में हम metals और non-metals में किस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे? So let us see. So आज के सेशन में हम बस करने वाले एक जनरल इंट्रोडक्शन टू मेटल्स कि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, जनरली उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट? अब इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री, अगर हमें केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि जो चीजें हमें स्टार्टिंग में ही लर्न कर लेनी चाहिए, जिन चीजों का नॉलेज हमें स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, वो हम क्लास 11-12 तक उसको पेंडिंग करते जाते हैं. ये जो पीरियोडिक टेबल है ये हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास 8 हमें लर्न कर लेने चाहिए. जैसे एलिमेंट्स होते हैं, अप टू 30 एलिमेंट्स हमें पहले ही लर्न कर लेने चाहिए, एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, है ना. तो हम प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऐसा नहीं है कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, वहां पर भी प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, है ना. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें ये पीरियोडिक टेबल की समझ है, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है, अगर वो समझ में आता है तो हमें केमिस्ट्री को समझना बहुत इजी हो जाता है. बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो इसलिए क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स मतलब कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं कहीं से किसी के बेसिस पे तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हुई है. अब अभी क्या है हमारी इस पीरियोडिक टेबल में, so far 118 एलिमेंट्स have been discovered. ठीक है, अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, तो इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं, वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? फ्री स्टेट में प्रेजेंट है. और कुछ स्टेट किस स्टेट में प्रेजेंट है? कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है. अब ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट से आप क्या समझते हैं? सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे कार्बन है, राइट. कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है नेचर में, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाता है, और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल रहा है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डायमंड है ये किस स्टेट में है? ये तो हो गया हमारा फ्री स्टेट, है ना. लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये कंबाइंड स्टेट में, ऑक्सीजन के साथ एक कंबाइंड फॉर्म में है. तो ये कैसी स्टेट हो गई इसकी? कंबाइंड स्टेट हो गई, राइट. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से कुछ तो हमें कैसे मिलेंगे? फ्री स्टेट में, और कुछ कैसे मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में, राइट. नाउ देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी. उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग में, ग्रुप्स में क्लब कर देते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और ये वाले जो है वो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट. नाउ सी, अब एलिमेंट की बात हो रही है, हम क्या कह रहे हैं, बार बार टर्म एलिमेंट यूज कर रहे हैं ना. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली एलिमेंट क्या है. एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जिसको एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको और छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर. ये हमारा क्या है? ये कंपाउंड है. कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूं तो आई कैन ब्रेक इट इनटू टू डिफरेंट एलिमेंट्स. क्या होगा? एक मेरा हाइड्रोजन होगा और एक मेरा ऑक्सीजन होगा. तो यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया? यहाँ मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया. लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या है? मेरा एलिमेंट है. अब इसको चाहे मैं अगर तोड़ने की कोशिश भी करूं और सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा. इसके जितने भी एटम्स होंगे, वो जो भी एटम्स है इसके अंदर, वो किसके एटम्स हैं? सबके सब एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं. लेकिन यहाँ पर इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज किसके लिए होता है? हमारे न्यूक्लियस के लिए, है ना.
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा H2O है, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आधे इसमें किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के, आधे इसमें किसके एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के, राइट। तो बेसिकली एलिमेंट हमारा वो सब्सटेंस हो गया जिसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये जो हमने बात की प्रॉपर्टीज की कि इन एलिमेंट्स में कुछ के पास प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, कुछ के पास डिफरेंट है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया एंड दोस 3 कैटेगरीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। यूजुअली हमारे पास नोबल गैसेस भी होते हैं ना, हमारे पास एक ग्रुप नोबल गैसेस का भी होता है, लेकिन हम जनरली हम बात करते हैं कि हमारे एलिमेंट्स को, हमारे पीरियोडिक टेबल को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स हमारे पास थोड़े से ही होते हैं, राइट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, हम कौन से एलिमेंट्स को मेटल्स कह सकते हैं। सो सी, a metal is an element that creates positive ion by losing electrons। तो पीरियोडिक टेबल का हर वो एलिमेंट जो क्या फॉर्म कर सकता है, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, वो क्या है हमारा, वो है हमारा मेटल। नाउ मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसी रीजन की वजह से, क्यों, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेरे मेटल्स हैं। और सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट, या मैं बात करूं मेटल की, जो मोस्ट अबंडेंट स्पेसिफिकली मेटल की, वो कौन है हमारा, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, जो हमने कहा कि मेटल वो होता है जो अपने आयंस को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। सी आई हैव दीज फ्यू एग्जांपल्स, सपोज आई हैव वन लिथियम, देन आई हैव सोडियम एंड देन पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इट इज 2 and 1, इट इज 2 8 and 1 K L M, अगेन K L M and N, 2 8 8 and 1, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th में कर चुके हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे क्या है, ये शेल्स हैं, ठीक है, ये शेल्स हैं जिनके बीच में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो रोटेट करते हैं ना। अगर लिथियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस है, अगर ये मेरा के शेल है तो इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए अब लिथियम क्या करता है, अब हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कब स्टेबल होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उस कंडीशन में वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। तो अब ये जो मेरे पास 3 एग्जाम्पल सामने हैं, अब इसके लिए स्टेबिलिटी अटेन करना बहुत ईजी है। ये क्या करता है, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट से लूज कर देता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, लिथियम पॉजिटिव। तो लिथियम ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और उसने क्या बना दिया, लिथियम प्लस बना दिया, लिथियम पॉजिटिव आयन बना दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सोडियम की बात करूं तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज के शेल, अगेन एल शेल एंड दिस इज माय एम शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। आपको याद होगा के शेल में हमेशा हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट करते हैं, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं हम एल शेल में, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देते हैं। अगेन अब सोडियम भी क्या चाहेगा कि वो स्टेबल हो, है ना, तो वो क्या करता है, सोडियम के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत इजी है, तो वो क्या कर देता है, अपने इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देता है, Na पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन वो किसी ऐसे को डोनेट कर सकता है जिसको क्या जरूरत हो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा Na पॉजिटिव आयन बन गया। सिमिलरली ऐसा किसके साथ होगा, पोटेशियम के साथ भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको शो करूं तो क्या होगा, दिस इज के एल
KLM, ठीक है, ये हमारी KLMN शेल हो गई, ये न्यूक्लियस। सो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी L शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी M के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 19 है, इसके बाद कितना बचा 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, लूज करके क्या बना सकता है, K पॉजिटिव आयन बना सकता है। तो इस तरीके से हर वो एलिमेंट जो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेटल। अब हमने ये तो यहाँ कह दिया कि हमारे जो भी एलिमेंट्स क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो क्या होंगे, वो कैटाइन बनाएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए, तो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना, 1 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन सब ने 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो बात यहाँ पर हमें ये जरूर सोचनी चाहिए, या आपके माइंड में भी आ सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं, लूज करने के लिए तो हमें नेगेटिव चार्ज लगाना चाहिए। तो हमारा जो कैटाइन है, कायदे से उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो why instead of losing the electron a cation is getting the charge of positive, why positive charge is being assigned to a cation, है ना। तो जैसे ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, सबको हमने कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बेसिकली व्हाट डज दिस पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, देखिए लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जब अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li पॉजिटिव बनाता है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये हमें दूर से ही बता रहा है, या इसके आसपास के जो सराउंडिंग एटम्स होंगे या कोई दूसरा आयन होगा, उसको क्या बता रहा है, दैट आई हैव अ स्पेस टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, कि मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से मेरे पास कितना लूज है, 1 लूज है, और मेरे पास जगह है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो कभी भी ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को वापस से ऐड कर सकता है। सिमिलरली ये पॉजिटिव साइन अगर लगा है तो इसका क्या मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकने की जगह है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जगह है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जगह है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जगह है। सिमिलरली अगर सपोज कोई रैंडम एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर चार्ज है A2 पॉजिटिव, या मेरे पास कोई और एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं इसको देखकर ही बता सकती हूँ कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकता है। यहाँ इस केस में क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐड कर सकता है, राइट। तो इसी वजह से हमारे जो कैटाइंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, लूज करने के लिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता, जिससे कि ये पता चलता है कि इस एलिमेंट के पास, अभी ये किस फॉर्म में, अभी तो ये जब ऐसे था, जब ये लिथियम था तो ये किस फॉर्म में था, ये एलिमेंट था, अब ये क्या बन गया, अब ये आयन बन गया, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, राइट। नाउ See, let us start with the physical properties of metals। अब आपको क्लियर हो गया कि मेटल कौन है, हर वो एलिमेंट जो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन बना सकता है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करूंगी, हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी कंडीशन में जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर आउटर मोस्ट शेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल समझते हैं ना आप, जैसे सपोज सोडियम की बात करूं, ये क्या है, सोडियम के 3 शेल्स हैं, दिस इज सोडियम K L एंड दिस इज M, 2 8 एंड 1, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये इसके 3 शेल्स हो गए, KL और M हो गए, दिस इज K शेल, दिस इज L शेल और दिस इज M शेल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L के पास 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8 और n के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो ये जो शेल है हमारा m शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो हमारा शेल होता है ये वाला, जिसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सके, लूज किया जा सके। और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, कार्बन के पास, और कार्बन क्या है हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, और कार्बन के पास तो वैसे भी बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी की, राइट। तो क्या जरूरी होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल है। उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एलिमेंट हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, राइट। नाउ लेट अस गो बैक टू आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज. So the very first physical property of our metals is metals are malleable. Very important, malleability किसको बोलते हैं, that is metals can be beaten into thin sheets with a hammer without any breakage. तो metals को क्या किया जा सकता है, बीट करके हम शीट्स की फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो मेटल जो है उसको हम चाहे कितना भी बीट करें वो टूटेगा नहीं, रादर वो कौन सी शेप ले लेगा, शीट की शेप ले लेगा। ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स, और सबसे अच्छे मेलिएबल मेटल्स हमारे कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी वेयर इन एन एलिमेंट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गई एक बात, मेलिएबल मतलब जिसको क्या दिया जा सके, कौन सी शेप दी जा सके, शीट की शेप दी जा सके। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, इसको डक्टिलिटी भी कहते हैं, और यहाँ पर इसको आपको मेलिएबिलिटी के ऊपर ऐसे भी आ जाता है, व्हाट इज मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी, जहां हमने कहा कि बीट करके हम शीट बना सकते हैं, एट द सेम टाइम डक्टाइल मींस कि उसको क्या किया जा सकता है, कौन सी शेप दी जा सकती है, उसको वायर्स की शेप दी जा सकती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। तो देखिए गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल, मैंने आपको बता दिया, गोल्ड सिल्वर हमारे दो ऐसे हैं जो सबसे अच्छे मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, गोल्ड को शीट की शेप दे सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा कौन सा है, एल्यूमिनियम का है ना। एल्यूमिनियम की फॉइल्स यूज करते हैं हम खाना रैप करने के लिए, रैपिंग पेपर की तरह यूज करते हैं, तो एकदम थिन शीट्स होती है ना। तो इट मींस एल्यूमिनियम भी क्या है, हमारा मेटल है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम को मैंने मेटल क्यों कहा, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, राइट। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें KLM की फॉर्म में, तो ये क्या होगी 2 8 एंड 3, राइट। तो अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करें K शेल, L शेल एंड दिस इज माय M शेल, तो अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, L के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा सकता है। इट मींस एल्यूमिनियम अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना सकता है, Al3 पॉजिटिव, इसलिए एल्यूमिनियम भी क्या है, हमारा मेटल है, राइट। नाउ सी, अब ये तो हमने कह दिया कि हमारे क्या है एलिमेंट्स, मेलिएबल मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, और जो गोल्ड और सिल्वर है हमारे बेस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये तो मेलिएबिलिटी का एग्जांपल आ गया, एक मैंने आपको एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल दे दिया। अब देखिए ये कॉपर वायर्स है ना, ये हम सब ने देखी है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कॉपर वायर्स को कौन सी फॉर्म दी गई है, स्ट्रेच करके कॉपर मेटल को कौन सी फॉर्म दी गई है, वायर की फॉर्म दी गई है। ठीक है,
तो एक और चीज, जहां ये हमने कहा कि गोल्ड और सिल्वर सबसे अच्छे होते हैं, वहीं पर ये जो गोल्ड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करके नियर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है, इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है गोल्ड के पास। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड प्रॉपर्टी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब वो हीट को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज मेटल अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजिली। तो अगर हम अपने किसी मेटल को हीट कर रहे हैं तो वो जो हमारी हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इजिली ट्रांसफर हो जाती है। मेटल अलाउ करता है उस हीट को ट्रेवल करने के लिए, राइट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, अगेन सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और जो हमारा लेड है मेटल, उसकी कंडक्टिविटी सारे मेटल्स में सबसे कम है, राइट। तो अब क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट करते हैं, इसी वजह से जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, आपने देखा होगा घरों में बर्तन होते हैं नीचे से कॉपर प्लेटेड होते हैं, है ना, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। तो क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जब हम गैस ऑन करते हैं तो जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ना, जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। सो यू कैन सी कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ दिस कॉपर और एल्यूमिनियम। अब रीजन क्या है, बेसिकली वो कंडक्शन को कैसे अलाउ करते हैं, है ना। सो व्हेन अ मेटल इज हीटेड द एटम्स गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर विग्रेसली। अब हमें पता है कि मेटल्स जो है अल्टीमेटली उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनीथिंग, है ना। तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और वो एटम क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वाइब्रेशन की वो बढ़ जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को भी एनर्जी मिलती है, सपोज हम लोग हैं, हम लोग आराम से बैठे हैं, हमें भी एनर्जी मिल जाए तो we get energy and we start doing our work at a higher speed, है ना। तो सिमिलरली एटम्स के साथ भी ऐसी होता है, जब वो एनर्जी को गेन करते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट मूविंग विग्रेसली, है ना। और वो एक एटम क्या करता है, अपनी एनर्जी को, हर एटम बेसिकली धीरे धीरे वो क्या करेंगे। अब एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये टर्म यूज करते हैं हम बार बार, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमारा जो एलिमेंट है वो किससे बना है, हमारा एलिमेंट बना है एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है। लेकिन ये एटम भी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये 3 इसके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो जब किसी भी एटम को, सपोज दिस इज माय मेटल, ये इसके पास क्या पड़े हैं, ये इसके पास एटम्स पड़े हैं, ठीक है। तो जब इसको हीट मिलती है तो ये जो एटम्स होते हैं ये क्या गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, और अल्टीमेटली इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम्स क्या करते हैं, जब इनको हीट मिलती है तो वो अपनी हीट को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। अब एनर्जी किसके पास चली गई, इलेक्ट्रॉन्स के पास चली गई। These energetic electrons move through the metal and transfer energy to other electrons, and in this way the heat is conducted from one end to the another. तो बेसिकली क्या होता है, हीट मिलते ही सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, और वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। अब सपोज अगर मेटल जो है हमारा, अगर वो कंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, अगर हम सपोज ये हमने पैन रख लिया, सपोज इसको हीट करने के लिए हमने गैस के ऊपर रख लिया, तो बेसिकली क्या हो रहा था, अगर हीट कंडक्ट नहीं होती तो जितना जितना ये जिस पार्ट पे क्या मिल रही है, इतने इतने एरिया में हीट मिल रही है, तो सिर्फ यही पार्ट हमारा हीटअप हो रहा होता है ना। तो हमारा जो बाकी कंटेनर है, हमारा बाकी जो ये यूटेंसिल है, वो हीटअप नहीं हो रहा होता और कुकिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है ना। तो लेकिन मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो जो हमारी हीट होती है
वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि मेटल हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट, राइट। अब जहां ये हीट की कंडक्शन करता है वहीं साथ साथ मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स हैं। जैसे ये क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अगेन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं हमारे, द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So metals, let us see the reason behind conduction of electricity. Metals are good conductors of electricity because they contain free electrons. These free electrons can move easily through the metal and can conduct electricity. अब ये free electron क्या है, वो जो हम बार बार बात कर रहे थे ना, outer most shell में electron जो होता है ना, outermost electrons which are quite loosely bound to the atom and it takes very little energy to kick them off to move around freely are called free electrons. Again, suppose ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है बाहर मेरे पास, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या क्या होता है एटम के पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये जो अंदर पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, ये किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। लेकिन अब ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो जितना टाइटली यहाँ पे पड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना टाइटली बाउंड ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये कंपैरेटिवली क्या है, अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ और यहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो यहाँ पे 2 ही शेल्स हैं। अगर मेरे पास शेल ज्यादा हो, 1 2 3 हो, मान लो 4 शेल्स हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो और दूर हो गया। अब इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको तो लूज करना और भी इजी हो गया। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर सकता है, इधर उधर भाग सकता है, बहुत कम एनर्जी मिलते ही क्या होता है, ये यहाँ से लूज हो जाता है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम हीट की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेटल में इधर उधर मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्टर मीन्स जिनके पास चमक है, शाइनी है, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, या उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे मैक्सिमम मेटल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी, वो चमकदार होते हैं, ठीक है। उनके वो लस्टरस होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आपके घर में अगर पर्सनली आपकी मदर की ज्वेलरी है, वो कुछ टाइम के बाद जब हम मार्केट से एकदम नई लेके आते हैं तो इट्स वेरी शाइनी, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसकी जो शाइन होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो शाइन जो है, वो अपीयरेंस, उसकी शाइनी अपीयरेंस कम क्यों हो जाती है, वो डल क्यों हो जाता है, व्हाट इज द रीजन। बेसिकली रीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, मेटल जो है, सपोज ये जो हमारी ज्वेलरी है, ये जो हमारे मेटल्स हैं, क्योंकि ये लस्ट्रस है तो ये किसके काम आते हैं, ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, ठीक है। द शाइनी अपीयरेंस मेक्स देम यूजफुल नॉट ओनली इन डेकोरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट ज्वेलरी इज यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। लेकिन वही कि ज्वेलरी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, डल हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर है, और एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या होता है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, ऑक्साइड की लेयर बना देती है, ठीक है। किसकी लेयर बना देती है, ऑक्साइड की लेयर बना देती है। सो मेटल लूजेस इट शाइन आफ्टर फ्यू डेज।
A metal has a shiny surface only when it's new. It loses most of its shine and brightness due to formation of thin layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface by the slow action of various gases present in एयर। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि मेटल शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, तो हम ज्वेलरी बना लेते हैं, लेकिन उसकी शाइन, उसकी ब्राइटनेस कुछ वक्त के बाद इसलिए चली जाती है क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके कांटेक्ट में आके वो क्या बना देता है, ऑक्साइड लेयर बना देता है, या कार्बोनेट्स बना देता है, या सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस क्या हो जाती है, डल हो जाती है। बट यस, दैट लेयर कैन बी रिमूव्ड एंड अगेन द शाइनी सरफेस कैन अपीयर, राइट। अब ये तो एक यूज हो गया कि ज्वेलरी में यूज कर रहे हैं। नाउ सी, the shiny appearance makes them useful not only in jewelry and decorative items but also makes them useful as good reflectors of light। अब क्योंकि ये शाइनी है तो ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा सिल्वर मेटल है, दैट इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, और इसीलिए मिरर्स में किसको यूज किया जाता है, सिल्वर मेटल को यूज किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक around 90 to 95% of light, right? Now next, metals are generally hard except sodium and potassium. Now students, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, that chemistry is full of exceptions। अभी मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ मेरे पास 20 चीजें पड़ी हैं, इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, बट एट द सेम टाइम मैं एक नाम उठा के कह दूंगी कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज तो इन सबसे कैसी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपको हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। देखिए, हार्ड होंगे, लेकिन कोई मेटल ज्यादा हार्ड हो सकता है, कोई मेटल कम हार्ड हो सकता है, लेकिन दो मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि इतने सॉफ्ट हैं कि उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ एक मेटल है आयरन, क्या आप लोहे को चाकू से काटने के बारे में सोच सकते हैं, आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप उसको चाकू से नहीं काट सकते, ठीक है, इट इज दैट हार्ड। बट आई एम सेइंग कि सोडियम और पोटेशियम दो मेरे ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ से काट सकते हैं। तो देयर इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो जर्नली क्या कहेंगे, मेटल्स हार्ड हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, अ वेरी लॉजिकल, अगर वो हार्ड हैं तो वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, उनके पास स्ट्रेंथ भी होगी, है ना। अगेन सोडियम और पोटेशियम, अब जो सॉफ्ट ही नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग विच मीन्स दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। अब किसी चीज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, तो वो वेट को भी क्या कर सकता है, वजन को उठा सकता है। और इसी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आयरन मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टील, उसको हम किसकी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ब्रिजेस में, रेलवे लाइंस में, या बहुत जगह हमें क्या किया, किसका इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स हैव, वेट अ मिनट, यस, नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हमने कितने सारे मेटल्स की बात की, एल्यूमिनियम की बात की, आयरन की बात की, कॉपर की बात की, गोल्ड, सिल्वर, सारे एग्जाम्पल देख लो, सबके सब कैसे हैं, सॉलिड है ना। तो मेटल्स क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है ना। लेकिन एक मेटल हमारे पास ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, और ये एक्सेप्शन है हमारी मरकरी की। थर्मामीटर में आपने देखा होगा, जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो लिक्विड राइज करता है ना, तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गई हमारी एक्सेप्शन। क्वेश्चन ज्यादातर एक्सेप्शन पे ही आता है कि नेम वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम मेटल्स हमारे कैसे हैं, सॉलिड है, बट हमारा मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा है, लिक्विड है। ये लिक्विड भी होता है, साथ ही साथ ये पॉइजनस भी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट,
मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको मेल्ट करने में ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा देर तक क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 1535 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा उसको पहले हम इतना टेम्परेचर देंगे तब जा करके वो आयरन क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। कॉपर देखिए, कॉपर का भी अराउंड 1083 डिग्री सेल्सियस। अब जो चीजें हार्ड हैं वो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। अब हमने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट है। अब वो सॉफ्ट है तो उनको इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, अगेन एक्सेप्शन हो गई। सोडियम जो है 98 डिग्री सेल्सियस आते ही क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस आते ही क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। ठीक है, अब दो एक्सेप्शंस ये हैं, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हमारे पास क्या है, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम हमारा जी है Ga और सीजियम Cs। तो ये हमारे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से भी कम है, राइट। इतना कम है कि अगर हम उसको अपने हाथ में रखते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर रखते ही हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सी, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारे पास एक्सेप्शन पूछा जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो वी कैन राइट गैलियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, बट प्रेफरेबली वी विल गो विद गैलियम एंड सीजियम। क्यों? क्योंकि इनका सोडियम और पोटेशियम से भी कम टेम्परेचर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एलिमेंट हैज दैट अ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इट इवन स्टार्ट्स मेल्टिंग विद योर बॉडी टेम्परेचर। सो दीज आर गैलियम एंड सीजियम। नाउ नेक्स्ट, metals have high densities. High densities means they are heavy substances. अब आयरन है उसकी कितनी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब सोडियम एंड पोटेशियम अगेन जो बहुत ही सॉफ्ट है तो वो हैवी भी कैसे होंगे, डेंसिटी अगर सिंपलर टर्म से समझनी हो तो देखिए इसकी ओनली 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग। और ये साउंड कैसी होती है, एक बेल लाइक रिंगिंग साउंड होती है। जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं या स्कूल बेल बजती है तो एक रिंगिंग जो साउंड आती है, वैसे आप कॉइन फेंक कर देखिए, है ना, तो आपको जो एक साउंड आएगी, दैट पर्टिकुलर साउंड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मेटल्स आर सोनरस, वो एक रिंगिंग बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फॉर दिस रीजन ओनली मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स and strings of musical instruments like सितार and violin। क्योंकि metals के पास ये property है इसीलिए इनको musical instruments बनाने के लिए और ringing bells बनाने के लिए use किया जाता है, right। And next is, this is in fact the last physical property of metals. Metals usually have silver और grey color। ज्यादातर मेटल्स आपको सिल्वर या ग्रेइश कलर में मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ दो ही एक्सेप्शंस हैं, वन इज आर कॉपर, ठीक है, having reddish brown color and other is gold having yellowish color। इसके अलावा जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो या तो ग्रे शेड में होंगे या सिल्वरिश कलर में होंगे। सिर्फ यही दो हमारे एक्सेप्शंस हैं जिनका कलर या तो रेडिश ब्राउन है या फिर येलो है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल्स कि हम किसको मेटल कहेंगे, जिसकी कैपेबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और क्या हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं, हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, उतनी एनर्जी भी तो चाहिए ना लूज करने के लिए। तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए पॉसिबल है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, और फिर लूज करके वो कौन सी बॉन्ड बना सकता है? मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है। सो दिस वाज all about the general introduction and physical properties of the metals. So I'll be binding up this session with this topic only. In the next session we will start with the chemical properties of metals. So that's all for today. Thank you.